इमेजिन कीजिए आप मुंबई के मेराइन ड्राइव या दिल्ली के सीपी में दोस्तों के साथ बैठे हैं। बातों बातों में आपने कोल्ड ड्रिंक पी और खाली बोतल बेंच के नीचे सरका दी। आपको लगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन तभी 60 सेकंड के अंदर एक मॉडर्न साइलेंट पेट्रोलिंग कार ठीक आपके सामने आकर रुकती है। 2 पुलिस ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं। उनका यूनिफॉर्म इतना साफ है कि एक दाग भी नहीं दिख रहा और उनके सीने पे एक एक्टिव बॉडी कैमरा चमक रहा है जो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लाइव फीड भेज रहा है। बिना किसी चिल्लम चिल्ली के ऑफिसर अपना टैबलेट निकालता है और आपके फेस को स्कैन करता है। वो आपसे रिश्वत नहीं मांगता और ना ही आपसे बहस करता है। वो सिर्फ इतना कहता है, सर आपने रूल 4 सेक्शन 2 का उल्लंघन किया है। ये रहा आपका 20,000 का फाइन और ये रहा कोर्ट का समन। आपको अगले हफ्ते 15 घंटे पब्लिक पार्क्स में से कचरा उठाना पड़ेगा। आप घबरा जाते हैं और आपका पुराना इंडियन ईगो जागता है। आप कहते हैं, अरे भाई साहब तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? अभी एक फोन करूंगा तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। ऑफिसर बिना रुके स्माइल करता है और कहता है, सर आपके बाप की आइडेंटिटी और आपकी ये धमकी दोनों मेरे बॉडी कैम पर रिकॉर्ड होकर सर्वर पर अपलोड हो चुकी है। अब आपके फाइन में अटेम्प्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस का 10,000 भी जुड़ गया है। ये सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि सेटलमेंट का रास्ता अब बिल्कुल बंद हो चुका है। ये सिंगापुर का वो आयरन फिस्ट सिस्टम है जिसने एक मच्छरों से भरे आइलैंड को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया। आज के वीडियो में हम एक क्रेजी सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या होगा अगर कल से इंडिया में जुगाड़ और फोन ऑफ फ्रेंड के कल्चर का अंत हो जाए और सिंगापुर जैसी जे फियरलेस पुलिस हमारी गलियों में पेट्रोलिंग करे। असली कहानी रूल्स की नहीं, कहानी उस आजादी की है जिसे बहुत से लोगों ने गुंडागर्दी समझ लिया है। ये वही लोग हैं जो एयरपोर्ट पर कचरा अपनी पॉकेट में रखते हैं और जैसे ही अपने शहर के बस स्टैंड पर गए तो इनका काम होता है पहले कोने में पिचकारी मारना। क्या आपको पता है लोगों की थूकने की आदत ने हमारे देश के गर्व को मिट्टी में मिला दिया है। If you live in northwest London, you might have noticed red stains popping up all over the high street. So we're here in Wembley talking to local people about pan or gutka spitting. वेस्ट बंगाल का इकॉनिक हावड़ा ब्रिज जो बड़े बड़े तूफानों को झेल गया, वो किसी हमले की वजह से नहीं बल्कि लोगों की गुटखा सलाइवा की वजह से गिरने वाला था। इंजीनियर्स ने खबर दी कि गुटके का एसिड धीरे धीरे ब्रिज के पिलर्स को पिघला रहा था। और वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर ने 1994 में एक अमेरिकन लड़के को बांस के डंडे से पीटने की सजा दी। वजह क्या थी? उसने गाड़ियों पर पेंट कर दिया था। यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने सिफारिश की, लेकिन सिंगापुर ने साफ कह दिया, रूल्स आर फॉर एवरीवन। आज का ये वीडियो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि आज हम आईना देखेंगे। हम बात करेंगे कि सिंगापुर में बिना परमिशन अगर आपने किसी कबूतर को दाना डाला तो पुलिस आपको वहीं दर्द दबोचेगी। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इंडिया को बदलने के लिए हमें डिजिटल डंडा चाहिए, या फिर हमारा सिस्टम ही ऐसे हो चुका है कि सिंगापुर के रूल्स जहां आते ही रिश्वत का नया रेट कार्ड बन जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की। रेड लाइट क्रॉस करना जहां एक क्राइम नहीं बल्कि एक टैलेंट माना जाता है। अगर आप सिग्नल पर रुके हैं तो पीछे वाला ऐसे हॉर्न बजाएगा जैसे उसकी फ्लाइट छूट रही हो। डस्टबिन के बाहर कचरा फेंकना हमारा धर्म बन चुका है। हम अपना घर तो साफ रखते हैं, लेकिन सड़क हम कह देते हैं वो तो सरकार का काम है, सरकार करेगी। और करप्शन, वो तो सिस्टम का एक लुब्रिकेंट बन गया है। बिना चाय पानी के फाइल आगे बढ़ती ही नहीं। हम हमेशा कह देते हैं इंडिया को कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तो ऐसा ही चलता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1965 में एक छोटा सा आइलैंड नेशन मलेशिया से अलग हुआ था, जिनके पास ना पीने का पानी था, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज और ना आर्मी। लोग गरीब थे और दंगे आम बात थी। उनके लीडर ली कुआन यू ने एक कड़वा फॉर्मूला बनाया, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इक्वल हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन। उन्होंने कहा अगर लोगों को अमीर बनना है तो सबसे पहले इन्हें तमीज सिखानी पड़ेगी, और तमीज सिखाएगी डंडे और फाइन के दम पर। आपको लगता होगा रूल्स सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, लेकिन नहीं। याद कीजिए 1994 का वो किस्सा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो उस समय पूरे दुनिया भर में हेडलाइन बना हुआ था। एक 18 साल का टीनेजर सिंगापुर में रह रहा था। उसने मजाक में कुछ गाड़ियों पर स्प्रे पेंट कर दिया और कचरा फेंक दिया। सिंगापुर की पुलिस ने उसे पकड़ा और सजा सुनाई, 4 बांस के डंडों से पिटाई और जेल। पूरे अमेरिका में गुस्सा फट पड़ा, यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने सिंगापुर के प्रेसिडेंट को खत लिखा कि उसे माफ कर दो, वो बच्चा है। लेकिन सिंगापुर का जवाब क्या था? उन्होंने कहा अगर हम किसी एक फॉरेनर को छोड़ देंगे तो हम अपने रूल्स की इज्जत कैसे करेंगे। सोचिए, जिस देश में अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिफारिश नहीं चलती, वहाँ किसी नेता का बेटा कहने की हिम्मत करेगा तुम जानते हो मेरा बाप कौन है। सिंगापुर ने प्रूव किया डिसिप्लिन इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स रिक्वायरमेंट।
लेकिन इंडिया में हम रूल्स को सजेशन समझते हैं। हम डरते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है सिस्टम में लूप होल है। अगर जे रूल इंडिया में आ गया तो हमारी बदनाम गलियों का क्या होगा? वो हावड़ा ब्रिज जिसे हमने थूक थूक कर गला दिया, या फिर वो नए फ्लाईओवर्स जिन पर नेताओं के फोटो चिपके होते हैं, सब रातों रात साफ हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया में लोग कानून से नहीं डरते, दर्द और शर्म से डरते हैं। जब किसी नेता के बच्चे को पिंक वेस्ट पहनाकर झाड़ू लगवाया जाएगा और वही डंडा पड़ेगा जो एक आम आदमी को पड़ता है, तो लोगों का सिस्टम पर ट्रस्ट अपने आप आ जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा डरावना भी है। अगर हमारा सिस्टम सिंगापुर की तरह ऑनेस्ट नहीं हुआ तो ये डंडा सिर्फ गरीबों और लाचार लोगों को पड़ेगा और बड़े लोग फिर से रिश्वत देकर निकल जाएंगे। सिंगापुर की सक्सेस का राज सिर्फ डंडा नहीं बल्कि सिस्टम का चेंज भी है। इसलिए सिर्फ सजा कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। सिंगापुर का लॉजिक सिंपल है। अगर आप किसी पुलिस और मिनिस्टर को इतने कम पैसे दोगे कि उसके घर का खर्चा ना चले तो वो रिश्वत लेगा ही लेगा। इसलिए सिंगापुर ने अपने मिनिस्टर्स और पुलिस की सैलरी दुनिया में सबसे ज्यादा रखी है। वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की सैलरी इतनी होती है कि उसे रिश्वत के 50,000 कचरे के समान लगते हैं। उन्हें इस बात का डर भी होता है कि अगर वो पकड़े गए तो नौकरी तो जाएगी ही, लेकिन करोड़ों की सैलरी और रिटायरमेंट फंड भी जाएगा। इसे कहते हैं कि देने के लिए इतना दे दो कि लेने की जरूरत ही न पड़े। बहुत से लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, दो और सोल्यूशन बताता हूँ। दूसरा पिलर है CPIB, करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये सिंगापुर की ऐसी एजेंसी है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के नीचे नहीं बल्कि उसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में होती है और उसके पास किसी को भी कहीं से भी उठाने की पावर होती है। 1986 में सिंगापुर के नेशनल डेवलपमेंट मिनिस्टर तय चियांग पर 4 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम लगा। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू के बहुत पुराने दोस्त थे। इंडिया में क्या होता है, केस दब जाता है, लेकिन वहाँ की CPIB ने उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। उन्हें इतना जलील किया गया और सिस्टम ने इतना कॉर्नर कर दिया कि कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है और वो सिस्टम से बच नहीं सके। तीसरा सबसे बड़ा पिलर है द स्पीड ऑफ जस्टिस। इंडिया में अगर कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो केस 20 साल तक चलता है, तारीख पे तारीख मिलती है और अंत में गवाह मुकर जाते हैं। लेकिन सिंगापुर का जुडिशियल प्रोसेस इतना फास्ट है कि अगर कोई आज पकड़ा गया तो हो सकता है अगले महीने वो जेल के अंदर हो। वहाँ कोई VIP कोटा नहीं चलता। यहाँ पर इंसाफ इतना फास्ट और कड़वा हो तो रिश्वत लेने और देने वाले की रूह कांप जाती है। सिंगापुर ने दुनिया को दिखाया है कि करप्शन खत्म करने के लिए नियत चाहिए, सिर्फ नए कानून नहीं। सोचिए अगर इंडिया में CBI भी इतनी इंडिपेंडेंट हो जाए और वो बिना नेताओं के डर से काम करे, और हमारे जजेस अगर 30 दिन में फैसला सुनाए तो किसी नेता और पुलिस वाले में दम होगा 10 रुपए भी लेने का। और जो इंडिया में हमें काम करवाने के लिए पहचान चाहिए होती है, चाचा विधायक है या मामा पुलिस में है, ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों का सिस्टम पर से ट्रस्ट उठ चुका है। उन्हें लगता ही नहीं कि लाइन में लगकर उनका काम हो पाएगा। लेकिन ये रूल्स आने के बाद कोई रिश्वत देगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता होगा कि सामने पुलिस वाला या मिनिस्टर करोड़ों की सैलरी ले रहा है और उसके बॉडी कैम की फीड सीधा AI सिस्टम को जा रही है, तो सिफारिश का अंत हो जाएगा। इसके बाद लोगों का अपने आप सिस्टम पर ट्रस्ट बनने लगेगा और जो हम इतने टैक्स भरते हैं उसमें से हमें कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं। सड़कें वैसी की वैसी टूटी ही रहती हैं। लेकिन सिंगापुर में टैक्स भरने के बाद लोगों को वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल मिलता है। अगर ये सिस्टम इंडिया में फॉलो हो गया तो लोग टैक्स डर कर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट समझ कर भरेंगे। सिंगापुर के पास कोई सोना या तेल नहीं है, उनके पास सिर्फ ट्रस्ट है। फॉरेन कंपनीज भी वहाँ इसलिए जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई नेता रिश्वत नहीं मांगेगा और कोर्ट का फैसला भी जल्दी आ जाएगा। अगर इंडिया में भी स्पीड ऑफ जस्टिस आ गई तो हर ग्लोबल कंपनी इंडिया में भी फैक्ट्री लगाना चाहेगी। हम वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी के असली किंग होंगे और हमारी GDP ग्रोथ डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सिंगापुर में सफाई का मतलब सिर्फ सड़क पर झाड़ू लगाना नहीं बल्कि इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को एयर टाइट बनाना है। अगर वहाँ एक भी बिल्डिंग में गंदा पानी आ गया तो PUB यानी पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड के बड़े ऑफिसर्स की नौकरी तुरंत खतरे में आ जाएगी। सिंगापुर ने अपने न्यू वाटर प्रोजेक्ट में गंदे नाली के पानी को भी फिल्टर करके पीने लायक बना लिया है, जबकि हमारे जहाँ आज भी पीने के पाइपलाइन और ड्रेनेज लाइन कई जगह मिक्स हो जाते हैं। सिंगापुर में अकाउंटेबिलिटी टॉप डाउन होती है। अगर वहाँ गंदा पानी आ गया तो नेता सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि वहाँ का इंजीनियर हेड तुरंत जेल जाता है। इंडिया में हम क्लीनेस्ट सिटी का टैग तो ले लेते हैं, लेकिन जमीन के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम आज भी 50 साल पुराना है। अगर सिंगापुर का ये सिस्टम यहाँ लागू होता है तो इंदौर या किसी भी शहर में गंदे पानी से मौत होने पर उस एरिया के म्युनिसिपल कमिश्नर और वाटर वर्क्स इंजीनियर पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस चलेगा, न कि
सिर्फ हल्का सा सस्पेंशन। और सिंगापुर की तरह जहां हर पाइपलाइन में सेंसर होंगे जो 1% भी बदलाव आने पर सप्लाई तुरंत काट देंगे और अलर्ट भेज देंगे। हमारे जहां अक्सर छोटे कर्मचारियों को ब्लेम करके बड़े लोग बच निकलते हैं, सिंगापुर में सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल है, यानी बड़े ऑफिसर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। अब हवा की बात कर लेते हैं जो एनवायरमेंटल लॉ और एनफोर्समेंट के अंदर आते हैं। इंडिया के कई शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई में सांस लेना लगभग 20 से 30 सिगरेट पीने के बराबर हो चुका है, लेकिन सिंगापुर की हवा इतनी साफ है कि वहां आप किसी भी पार्क में बैठकर गहरी सांस ले सकते हो। सिंगापुर का लॉजिक जहां भी बिल्कुल सिंपल और ब्रूटल है। वहां आपकी गाड़ी से अगर थोड़ा सा भी धुआं निकला तो पीछे वाला ड्राइवर या सिटीजन आपकी गाड़ी की पिक्चर खींचकर ऐप पर तुरंत अपलोड कर सकता है। अगले ही 10 मिनट में आपके पास कोर्ट का समन होगा और हैवी फाइन। वहाँ COE मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट का सिस्टम चलता है, जिसका मतलब है कि आपको गाड़ी खरीदने से पहले कई गुना पैसा सड़क पर चलने की परमिशन लेने के लिए देना पड़ता है। इससे सड़क पर गाड़ियां कम है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास है। सिंगापुर ने अपने पड़ोसी देश इंडोनेशिया के खिलाफ ट्रांसबाउंड्री हेज पोल्यूशन एक्ट पास किया था। जब इंडोनेशिया में आग लगने की वजह से सिंगापुर की हवा खराब हो गई थी तो सिंगापुर ने उन कंपनीज पर केसेस कर दिए और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ब्लॉक कर दिया। अब सोचिए अगर ये रूल्स इंडिया में आ जाएं तो इंडिया में 30% पोल्यूशन धूल से होता है। सिंगापुर में अगर किसी बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन साइट को ग्रीन नेट से कवर नहीं किया और धूल उड़ने दी तो उसका लाइसेंस वही कैंसिल हो जाएगा। सिंगापुर को सिटी इन ए गार्डन भी कहते हैं। वहाँ हर बिल्डिंग के टेरिस पर पेड़ लगाना मैंडेटरी है। अगर हम इंडिया में हर फ्लाईओवर और हर बिल्डिंग को वर्टिकल गार्डन बना दें तो हमारा AQI रातों रात नीचे आ जाएगा। अब काफी लोग बोलेंगे कि मुंबई और दिल्ली में भी बड़े बड़े पार्क हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क और प्लेन्स तो सिंगापुर में इंडिया से भी ज्यादा लैंड और टेक ऑफ करते हैं, तो सिर्फ हमारी हवाई क्यों जहरीली है। जहां पर सिंगापुर का साइंस वर्सेस स्लोगन वाला लॉजिक काम आता है। सिंगापुर सिर्फ पेड़ नहीं लगाता, वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को खत्म करने के लिए इंजीनियरिंग करता है। इंडिया में हम पेड़ लगाते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं। मुंबई या दिल्ली में 3-4 गमले हमने टेरिस पर रख दिए तो हमें लगता है कि हमने एनवायरमेंट बचा लिया। सिंगापुर का रूल अलग है, वहाँ लश प्रोग्राम है। अगर आप सिंगापुर में बिल्डिंग बनाते हैं और आपने 100 स्क्वायर मीटर की हरियाली खत्म की तो आपको बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल जहां दीवारों पर वही वर्टिकल गार्डन्स बनाने होंगे। इससे हवा सिर्फ फिल्टर नहीं होती बल्कि शहर का टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम रहता है। अब प्लेन्स की बात करें तो सिंगापुर में हर मिनट एक प्लेन लैंड करता है, लेकिन सिंगापुर ने अपने पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर वर्ल्ड क्लास एमिशन स्टैंडर्ड्स लगाए हैं। इंडिया का सिनेरियो देखें तो हमारे यहाँ पुरानी गाड़ियां और पुराने प्लेन्स जो बहुत धुआं छोड़ते हैं उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सिंगापुर ने दुनिया को सिखाया है कि हवा को साफ करने के लिए आपको कुदरत का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको अपने रूल्स कुदरत के जैसे सख्त बनाने पड़ते हैं। जब इंडिया में पोल्यूटर पेस का कानून नेताओं और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पर बराबर लागू होगा तो उस वक्त हमारा AQI 400 से 40 पार आएगा। अब आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी पर जो है सोशल फाउंडेशन और ह्यूमन कैपिटल। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। पहला है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मुद्दा इंडिया में हमेशा से ही एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहा है। एक तरफ बड़े बड़े सैंकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल्स की लंबी कतारें और बुरा हाल। लेकिन अगर सिंगापुर का हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में आ जाए तो सीन ही बदल जाएगा। सिंगापुर का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है। वहाँ का लॉजिक है हेल्थ इज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द स्टेट मेक्स इट अफोर्डेबल। आइए जानते हैं अगर इंडिया में ऐसा लॉ हो तो क्या होगा। इंडिया में अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेफजूल के टेस्ट करवाते हैं और बिल को लंबा खींचते हैं, लेकिन सिंगापुर में प्राइस ट्रांसपेरेंसी का रूल है। हर हॉस्पिटल को अपने ट्रीटमेंट की कॉस्ट पब्लिक करनी पड़ती है। अगर कोई हॉस्पिटल ज्यादा चार्ज करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तुरंत एक्शन लेती है। अगर ये सिस्टम इंडिया में आ गया तो किसी भी हॉस्पिटल की हिम्मत नहीं होगी कि वो एक डोलो की गोली के 100 रुपीज चार्ज करे। सिंगापुर में एक 3M नाम से भी स्कीम चलती है, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। इसमें हर सिटीजन की सैलरी का एक छोटा हिस्सा मेडिसेव अकाउंट में जाता है। ये उनका अपना पैसा होता है जो हेल्थ केयर के लिए यूज होता है। इंडिया में हमारे लोग कर्ज लेते हैं और जमीन बेच देते हैं एक इलाज कराने के लिए। सिंगापुर मॉडल आने के बाद हर इंडियन के पास अपना एक पर्सनल हेल्थ केयर फंड होगा। अगर पैसा कम पड़ जाए तो गवर्नमेंट का मेडिशील्ड और मेडिफंड काम आएगा। मतलब पैसा ना होने की वजह से कोई वेंटिलेटर से नहीं उतारा जाएगा। एक और बात, इंडिया में हम देखते हैं कि कई डॉक्टर्स केसेस को लाइटली लेते हैं। कई बार प्रेग्नेंट वुमेन को लाइन में लगकर 6-6 घंटे वेट करना पड़ता है और कई बार तो वेटिंग पीरियड 15-15 दिन का होता है। 3-4 घंटे लाइन में लगने के बाद तब जाकर अल्ट्रासाउंड होती है। कई बार तो
प्रोसेस इतना स्लो होता है कि पेशेंट की सिचुएशन कंट्रोल ही नहीं होती और डॉक्टर उल्टा पेशेंट्स पर इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन अगर सिंगापुर में किसी डॉक्टर की वजह से पेशेंट को नुकसान होता है तो वहाँ की मेडिकल काउंसिल डॉक्टर को रातों रात सस्पेंड कर देती है और लाइसेंस भी कैंसिल कर देती है। ऊपर से जो भारी फाइन लगता है वो अलग। सिंगापुर मॉडल में इंटरनल ऑडिट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि हॉस्पिटल खुद डरते हैं गलती करने से। और वहाँ लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो सस्ता है, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी प्राइवेट से भी ज्यादा होती है। हमारे तो यहाँ घंटों की लाइन लगती है। अगर हमारे जहाँ सिंगापुर जैसा हेल्थ केयर आ गया तो PHC और एम्स इतने मॉडर्न हो जाएंगे कि अमीर लोग भी वहाँ इलाज कराने जाएंगे। इमेजिन कीजिए एक गरीब मजदूर का एक्सीडेंट होता है और उसके पास अपना एक डिजिटल हेल्थ ID है, और अगर उसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उससे कोई भी एडवांस नहीं मांगा जाता। हॉस्पिटल को पता है सिस्टम से पैसा अपने आप आएगा। डॉक्टर पूरी ईमानदारी से इलाज करता है क्योंकि उसे पता है उसकी हर हरकत मॉनिटर हो रही है। सिंगापुर मॉडल के चलते गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में हेल्थ ID काम आएगी, जो हमने एग्जाम्पल में समझा। सिंगापुर ने ये भी प्रूव कर दिया कि हेल्थ केयर एक बिजनेस नहीं बल्कि एक पब्लिक सर्विस है। जब तक हमारा इंडियन सिस्टम पैसा पहले मरीज बाद में पर चलेगा तब तक हम विकसित नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, एजुकेशन। अगर हम सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करें तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम 25 साल तक पढ़ाई करते हैं सिर्फ एक डिग्री पाने के लिए, लेकिन सिंगापुर में बच्चा स्कूल से निकलता है एक करियर के साथ। इसे कहते हैं स्किल्स फर्स्ट रेवोल्यूशन। अगर ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया तो एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा। इंडिया में हम टॉप करने के लिए पढ़ते हैं, सिंगापुर में बच्चा सॉल्व करने के लिए पढ़ता है। वहाँ अप्लाइड लर्निंग पर जोर दिया जाता है। अगर साइंस पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करेगा बल्कि उसे रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर अप्लाई करेगा। अब समझते हैं इंडिया में आने के बाद क्या होगा। हमारा बोर्ड से वो डर खत्म हो जाएगा जहाँ हमें 99% लाने का प्रेशर होता है। एजुकेशन मेमोरी टेस्ट के बजाय एबिलिटी टेस्ट बन जाएगी और हमारे जहाँ सबको एक ही रेस में दौड़ा दिया जाता है, इंजीनियर या डॉक्टर। सिंगापुर इससे बिल्कुल अलग है। वहाँ बच्चों को उनके नेचुरल टैलेंट के हिसाब से स्ट्रीमिंग में डाला जाता है। जो बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा है वो रिसर्च की तरफ जाता है। जो बच्चा हैंड्स ऑन काम जैसे डिजाइन, टेक्निकल और कोडिंग में अच्छा है उसे IT में भेजा जाता है। इसके कारण हमारे जहाँ ग्राफिक डिजाइन, कारपेंट्री और प्लम्बिंग को छोटा काम नहीं समझा जाएगा। हर हुनर की अपनी अलग वैल्यू होगी और कोई बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं घूमेगा। और सिंगापुर में टीचर बनना उतना ही मुश्किल है जैसे इंडिया में IAS बनना। अगर ये रूल इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया तो टीचर को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और टॉप 5 ग्रेजुएट्स ही बच्चों को पढ़ाएंगे, ना कि वो जो खुद कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाए। इससे एजुकेशन सिस्टम का लेवल रातों रात ऊपर उठ जाएगा। हमने जो सिंगापुर के रूल्स और फाइन्स की बात की वो कहीं हवा से नहीं आते, वो स्कूल से ही सिखाए जाते हैं। वहाँ स्कूल में बच्चों को खुद अपनी क्लास साफ करनी होती है और साथ में टॉयलेट साफ करने भी सिखाए जाते हैं। इसे कहते हैं कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप एजुकेशन। इसकी हेल्प से जब बच्चा बचपन से ही देखेगा कि कचरा फेंकना एक बुरी बात है तो वो बड़ा होकर कभी रास्ते पर नहीं थूकेगा। हमें CCTV की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारा इनर कैमरा ही हमें गलत करने से रोक देगा। कंक्लूजन पर आए तो सिंगापुर ने दिखाया है कि देश बिल्डिंग से नहीं बल्कि माइंडसेट से बनता है। जब हमारा इंडिया बच्चों को जॉब सीकर्स के बजाय प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा तब जाकर हमारा इंडिया सुपर पावर बन पाएगा। आप खुद सोचिए, एक ऐसा इंडिया जहां एक मैकेनिक का बेटा ITE में पढ़कर इतना कमा रहा है कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, साथ ही साथ उसे डिग्री ना होने का कोई अफसोस नहीं रहेगा। ये है असली सिंगापुर का चमत्कार। थर्ड, हाउसिंग मॉडल। स्लम्स का मुद्दा भी इंडिया के बड़े शहरों का सबसे बड़ा घाव है। एक तरफ हम मुंबई के 500 करोड़ के स्काईस्क्रैपर्स देखते हैं और एक साइड हजारों स्लम्स। लेकिन सिंगापुर ने इस रिच वर्सेस पुअर की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया है। 1960 में सिंगापुर भी इंडिया जैसा ही था। वहाँ स्लम्स और बीमारियां थी, लोग तंग गलियों में रहते थे, लेकिन उन्होंने HDB यानी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर एक इंसान के पास अपना खुद का साफ घर नहीं है तो वो देश की तरक्की में कभी ध्यान नहीं दे पाएगा। आज सिंगापुर की 80% पॉपुलेशन सरकार के द्वारा बनाए गए HDB अपार्टमेंट्स में रहती है। ये अपार्टमेंट्स किसी लग्जरी प्राइवेट बिल्डिंग से कम नहीं होते। सिंगापुर में हर काम करने वाले की सैलरी से लगभग 20% का हिस्सा कटता है और उतना ही उसकी कंपनी डालती है। ये पैसा एक CPF अकाउंट में जाता है। अगर एक प्राइवेट बिल्डर उस फ्लैट को 1 करोड़ में बेच रहा है तो HDB की सरकार उस फ्लैट को एक गरीब या मिडिल क्लास को लगभग 40 लाख में दे देगी। पहली बार
बार घर खरीदने वालों को सरकार लगभग 40 से 50 लाख तक हाउसिंग ग्रांट भी देती है। और तो और सिंगापुर में एचडीबी खुद लोन देता है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, लगभग 2.6%। इस लोन की ईएमआई इतनी सेट की जाती है कि हर गरीब आदमी उसे अपने सीपीएफ कंट्रीब्यूशन से ही भर दे। मतलब घर ले लिया और घर चलाने के लिए जो इन हैंड सैलरी चाहिए उस पर भी कोई असर नहीं पड़ा। हमारे जहाँ गरीब आदमी पैसा नहीं बचा पाता क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अगर सिंगापुर मॉडल आ जाए तो उसकी सैलरी से कटने वाला पैसा ही उसके घर की डाउन पेमेंट बन जाएगा। उसे अपनी जेब से लाखों रुपए जमा कर कर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और इंडिया में सस्ते घर शहर से 50 किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। वहाँ आपको सस्ता घर शहर के बीचों बीच मिलेगा क्योंकि वहाँ सरकार प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल बैलेंस के लिए काम करती है। जैसे हमने सिंगापुर के होम लोन की बात की, हमारे जहाँ होम लोन देते देते आदमी की कमर टूट जाती है। सिंगापुर मॉडल में ईएमआई अपने आप आपके रिटायरमेंट फंड से कटेगी। एक तो इंडिया में हम गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, जैसे अमीर लोग अलग और गरीब लोग अलग। इससे समाज में नफरत और गैप बढ़ता है। सिंगापुर ने रूल बनाया है कि हर एचडीबी बिल्डिंग में अलग अलग रेस और अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग एक साथ रहेंगे। एक फ्लोर पर अगर कोई बैंक मैनेजर है तो दूसरे फ्लोर पर कोई टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। ये इतना बढ़िया डिसीजन होगा कि हमारे यहाँ कास्ट और क्लास सिस्टम घरों के जरिए खत्म होने लगेगा। जब एक नेता का बच्चा और एक गरीब मजदूर का बच्चा पार्क में एक साथ खेलेंगे तो भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। इंडिया में तो स्लम्स में रहने वालों के पास घर के कागज भी नहीं होते और उन्हें डर रहता है कि किसी भी वक्त उनका घर तोड़ दिया जाएगा। सिंगापुर ने 99 ईयर लीज का सिस्टम रखा है। The government says having a 99-year lease for HDB flats is necessary to keep public housing in Singapore affordable for future generations. Prime Minister Lawrence Wong and National Development Minister Desmond Lee say this is also to ensure land rejuvenation can continue. जिससे हर गरीब सिटीजन अपने घर का मालिक बनता है। इससे उनके पास एक एसेट आ जाता है जिससे वो मॉर्गेज कर कर बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। इससे इंडिया में गरीब आदमी की नेटवर्थ बढ़ जाएगी और वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं ग्रोथ के लिए सोचेगा। हमारे जहाँ सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे एसआरए बनते तो हैं, लेकिन 2 साल बाद फिर से वो स्लम्स जैसा दिखने लगते हैं क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होता। सिंगापुर की टाउन काउंसिल इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि अगर आपने किसी घर की दीवार पर थूक दिया या कचरा फेंक दिया तो आपको भारी फाइन लगेगा। बिल्डिंग की हर 5 से 7 साल के अंदर रिपेयर मैंडेटरी है। अगर ये स्कीम इंडिया में आ गई तो इंडिया में सरकारी घर घटिया नहीं बल्कि गर्व की बात होंगे। लोग बिल्डिंग को साफ रखने में एक दूसरे की मदद करेंगे क्योंकि उनको पता होगा रूल्स सबके लिए बराबर हैं। अगर सिंगापुर के नजरिए से देखें तो स्लम्स कोई किस्मत नहीं बल्कि फेलियर ऑफ पॉलिसी है। उनका मानना है कि जब तक हम गरीबों को झोंपड़ियों में रखेंगे तब तक हम सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंडिया जहां स्लम्स डॉग जैसा शब्द ही इतिहास बन जाए, जहां हर इंडियन के पास अपना खुद का घर हो और जब वो थककर काम से वापस आए तो उसे गंदगी और गर्मी नहीं बल्कि साफ हवा और सुकून मिले। यही वो बुनियाद है जिस पर सिंगापुर खड़ा है। अगर ये रूल्स हम और सिस्टम मिलकर साथ में फॉलो करें तो इमेजिन कीजिए हमारी ग्रोथ कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं और मुंबई या दिल्ली की खिड़की खोलते हैं। इस बार आपको धुआं नहीं बल्कि नीला आसमान और साफ हवा दिखती है। शहर के बीचों बीच बनी बिल्डिंग्स कंक्रीट के डब्बे नहीं बल्कि वर्टिकल फॉरेस्ट बन गई हैं। यहाँ हर टेरेस से हवा फिल्टर होकर आपके पास आ रही है। उसके बाद आप किचन में जाते हैं और नल खोलते हैं। आपको वाटर प्योरीफायर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम ही इतना काउंटेबल हो चुका है कि अगर पानी में एक माइक्रो पार्टिकल भी खराब हुआ तो सेंसर तुरंत सप्लाई रोक देगा। आप बिना किसी डर से वो पानी पीते हैं। द सेम ट्रस्ट एज सिंगापुर। फिर आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और रोड पर कोई ट्रैफिक जैम नहीं है क्योंकि सबको पता है अगर उन्होंने लेन डिसिप्लिन तोड़ी तो उनका डिजिटल फाइन उनकी सैलरी से ज्यादा भारी पड़ेगा। तभी आप रास्ते में देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। पुराने इंडिया में लोग वीडियो बनाते थे और पुलिस से डरते थे, लेकिन इस नए इंडिया में 2 मिनट के अंदर एक ऐसी एम्बुलेंस आती है जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर है। मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पैसा पहले नहीं बल्कि लाइफ पहले का असूल है। ना डॉक्टर रिश्वत मांगता है और ना हॉस्पिटल बिल लूटता है क्योंकि अब हेल्थ केयर अकाउंटेबिलिटी एक रूल है। अब आप शहर के उस हिस्से से गुजरते हैं जहां पहले स्लम्स थी। अब वहां चमचमाते हुए एचडीबी स्टाइल अपार्टमेंट्स हैं। सिंगापुर हमें ये नहीं सिखाता कि हमें गुलाम बनना है, वो ये सिखाता है कि डिसिप्लिन ही हमारी असली आजादी है। आजादी जहरीले स्मोग से, आजादी उस गंदे पानी से होने वाली मौतों से, आजादी रिश्वतखोरी की जिल्लत से और आजादी उस गरीबी से जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिस्टम का पैसा नेताओं की जेब में जाता है। आज का इंडिया एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां हमें चुनना होगा
कि हमें वही पुराना जुगाड़ और क्योस चाहिए या हमें वो डिसिप्लिन चाहिए जो सुपर पावर बनाएगा। ये होगा हमारा विकसित भारत। जो हो चुका है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा, धर्म की लड़ाई से ऊपर उठकर और पुराने नेताओं की गलतियां गिनाना बंद करके। हमें अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए और पैसे को सही जगह लगाना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।